स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ही नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे आज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, और इसके जितने भी मैकेनिज्म्स होंगे, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बच्चों हाइड्रोबोरेशन जो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसके अंदर बच्चों हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये एल्कीन की ही रिएक्शंस है। और थोड़ा सा मैं और क्लियर करूं यहाँ पे, तो हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन था, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन था उसको हम लोगों ने अभी एक ही तरीके से पढ़ा है, लेकिन इसके आपके 3 मेथड्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन के एल्कीन के साथ। ठीक है, तो एल्कीन के साथ 3 आपके कौन कौन से मेथड होते हैं, तो जिसमें फर्स्ट आपका जो मेथड आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट या हम बात करते हैं इनडायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, जिसको हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, वहां पे हम लोग H+ क्यों लेते हैं, बिकॉज एसिड क्यों लेते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, बिकॉज वहां पे मुझे रेट को इंक्रीज करना होता है। पहला मेथड हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब इसके बाद आता है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन का, ये आता है बच्चों आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से। ठीक है, और थर्ड जो मेथड है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन का, हाइड्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों सेक्शन है हाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर हाइड्रेशन की मैं बात करूं, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और डिहाइड्रेशन का जो मीन होता है एडिशन ऑफ H2O या फिर वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मीन होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहां से हम लोग एल्कीनो एल्काइन वगैरह का फॉर्मेशन देखेंगे एल्कोहल से। ठीक, तो सेकंड जो मेथड होता है जिसमें एक तो आपका फर्स्ट हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेकंड आपका HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और लास्ट होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम OMDM के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। पहले मर्क्यूरी का एडिशन, फिर मर्क्यूरी का रिमूवल। ठीक है, डीमर्क्यूरी, पहले मर्क्यूरी का एडिशन ऑक्सीडेशन के साथ, सेकंड आपका डीमर्कुरेशन, मर्क्यूरेशन को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं OMDM। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, वो भी ऑक्सीडेशन का ये पार्ट है, लेकिन वहां पे हम जो रिएजेंट यूज किए, देखो पहले तो समझ लो कि 3 ही रिएक्शंस ऐसी हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के साथ डिफाइन होती हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आपका जेईई मेंस है या फिर आपका एडवांस है, बिल्कुल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आज मैं HBO डिस्कस करूंगा, इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट OMDM के भी क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं ध्यान से कि हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, तो रिएजेंट बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बोरॉन के साथ आपका हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बोरॉन हाइड्राइड या बच्चों बोलते हैं बोरेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरेन। तो जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं लिखने वाला हूँ, दैट इज दी B2H6। ठीक है, इसका नाम होता है डाइबोरेन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली डाइबोरेन। तो डाइबोरेन क्या है, ये डाइमर फॉर्म है। ठीक है, डाइमर फॉर्म है बोरेन की। तो डाइमर फॉर्म क्यों बनती है, तो उसके पीछे रीजन है, बिकॉज मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली के लेक्चर्स ऑलरेडी है रिकॉर्डेड, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा, ध्यान दो बच्चों। इसका मोनोमर क्या होता है, BH3। तो BH3 जो है ना, वो आपका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आपका होता है NS2Np1, राइट। तो इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन बेसिकली बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि यहाँ पे 2s2 और 2p1। जब p सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट आपके कहां से बिलोंग कर रहा है, p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में कितने हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको आपको अभी मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन का, अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो बोलोगे सर आंसर 1 है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो p में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ओनली 1 बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन।
तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन से स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, बिकॉज एक ही बॉन्ड पेयर बनने वाला है। जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के पास, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ऐसी केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज बोलती हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, एस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2s इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 2p में जंप करा देंगे। जैसे मैं जंप कराऊंगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे देख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, 3 आपको बॉन्ड पेयर्स मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से बोरॉन के आसपास बच्चों देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, 2s का प्रेजेंट है। भाई 2s में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन 2s का मान लेते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का है px और py के मान लेते हैं। अब इसके सामने बच्चों कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पहले से ही पता है कि इसका कन्फिग्रेशन तो 1s 1 ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके s के अंदर, तो ये डोपलेट पूरा करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पेयर्ड होगा। तो एक बार देखो, ये तो हाइड्रोजन इधर से आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन आपके 1s का होगा। इधर से हाइड्रोजन आएगा इस साइड से, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1s होगा। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ 1s होगा। तो यहाँ पे सब जगह क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग क्यों, क्योंकि देखो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बोरॉन के ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा। बाकी देख रहे हो यहाँ पे ये जो पीजेड वाला सेक्शन अभी भी खाली है, इसको अपन यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो अभी बोरॉन के पास ये जो बोरेन है, इस बोरेन में टोटल मॉलिक्यूल BH3 इज कॉल्ड बोरेन। ठीक है, हम बोरेन बोलते हैं उसको। तो जो बोरेन है उसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है, आपका B2S6 में कन्वर्ट होता है। और कैसे होता है वो भी एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे बच्चों BH3 है, तो यहाँ पे आपका देखो यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यहाँ पे यह हाइड्रोजन है, 1 BH3 मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, डायमर क्यों बनाया, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे एक जो ऑर्बिटल है वो खाली है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 1 मोनोमर की बात करता हूँ, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसलिए करता है डाइमर बनाता है। तो फिर से इसी का सेम मॉलिक्यूल आएगा, और उस सेम मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से बॉन्डिंग होगी वो समझो। यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, बाकी 2 हाइड्रोजन आपके एज इट इज यहाँ प्रेजेंट होंगे टर्मिनल पे, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहां से क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मूवमेंट यहाँ से इस वेकेंट पी ऑर्बिटल में होगा, और यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का, तो इसके पास भी वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा, राइट। तो जब ये मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो बनाना बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बनाना बॉन्ड आपको मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुका है। देखो दोनों, आप दोनों मॉलिक्यूल्स को देखो, ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो और इस मॉलिक्यूल को देखो, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ना। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ चुके हैं, तो 6 + 2 मिला के इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। बोरॉन के सेंट्रल जो आपका एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट बोरॉन, इसके पास देखो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ से आ गए हैं, तो यहाँ भी कितने हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, करेक्ट है। तो ये आपका बन चुका है B2S6। डेफिनेटली ये आपका मोर स्टेबल होता है, डाइमर फॉर्म है, एज कंपेयर टू मोनोमर फॉर्म BH3 से। ये समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन हमारा ये है कि जब ये B2S6 में चला जाएगा तो क्या रिएक्शन परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग बच्चों बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से लिखा है, वहां पे बहुत सी जगह B2S6 भी लिखा हुआ है, लेकिन B2S6 रिएक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट पूरा ही हो चुका है। जब ऑक्टेट पूरा हो चुका है तो फिर रिएक्शन करने का कोई भी चांस है नहीं, ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसलिए जो आपका B2S6 है ना, तो B2S6 मोल स्टेबल है, तो ये बच्चों कन्वर्ट आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ BH3 मोनोमर में, और मोनोमर फॉर्म आपकी अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल फॉर्म है, तो यही आपके यहाँ पे करेगी रिएक्शन को परफॉर्म। बात समझ में आ रही है, ये रिएक्शन में परफॉर्म नहीं करने वाले, ये बात क्लियर समझ लो। अनस्टेबल है, जिसके पास दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स, अभी जस्ट मैंने बताया था BH3 के पास
6 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। तो अब यहाँ से रिएक्शन आपकी स्टार्ट। तो पहले बताया मैंने BH3 के बारे में। अब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि नेक्स्ट में यहाँ पे बहुत से बुक्स में लिखा है सॉल्वेंट, ऐसा लिखा हुआ है, और सॉल्वेंट के सामने एरो करके लिखा हुआ है THF। तो THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF का मतलब होता है, THF का मतलब है टेट्रा, ठीक है, हाइड्रो, देन आपका फ्यूरान। ना क्वेश्चन है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी लिस्ट ऑलरेडी मैंने भेजी थी आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले आप देखो एक मॉलिक्यूल में आपको बना रहा हूँ कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बनता कैसे है। तो देखो एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ, दिस इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे, एक लोकलाइज एक डीलोकलाइज। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों फ्यूरान। इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरान। और इस फ्यूरान के साथ क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों हम लोग H2 मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। क्या हाइड्रेशन बोल सकते हैं, क्या हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। हाइड्रेशन तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल था, तो H2 का एडिशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ये आपकी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से बच्चों कितने, 2 आपके पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पाई बॉन्ड को हम फिनिश करते हैं। तो एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपको चाहिए 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो ये जो फ्यूरान जो होगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस तरीके से, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, बाकी आपके लोन पेयर्स इस तरीके से प्रेजेंट। तो यही जो दिख रहा है दिस इज ए THF। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि जो BH3 है और जो B2H6 है, उसमें से स्टेबिलिटी किसकी अधिक है, ऑब्वियसली डायमर फॉर्म की। मोनोमर फॉर्म आपका लेस स्टेबल है, बिकॉज वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे HBO में कौन सा यूज करते हैं, तो उसको समझ लो, दिमाग में बिठा लो। रटना नहीं है कि THF ये होता है, वो कैसे बनता है। THF बनने का तरीका क्या है कि हमारे पास फ्यूरान होता है, फ्यूरान के साथ 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम को आप यहाँ पे कंबाइन करो तो वो कन्वर्ट हो THF, नाम है टेट्राहाइड्रो। टेट्रा का मतलब 4, तो 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं ना, तो टेट्रा के साथ लिखा है हाइड्रो, तो टेट्राहाइड्रो का मतलब 4 हाइड्रोजन। बाकी फ्यूरान एजिटेस है, तो फ्यूरान आपको दिख ही रहा है, तो टेट्राहाइड्रो फ्यूरान से। नाउ कम्स क्वेश्चन कि THF का हम यूज यहाँ पे क्यों करते हैं, तो क्वेश्चन ये है। तो THF जो दिख रहा है, इस THF देखो, THF और फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और फ्यूरान में दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों के स्ट्रक्चर जैसे मिसमैच करते हो। तो ये वाला देखो THF है और ये वाला सिर्फ आपका फ्यूरान है। फ्यूरान में डालते हैं 4 हाइड्रोजन एटम या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस, तो वहां से आपका क्या होगा, बनता है THF, जिसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो। टेट्रा का मतलब 4, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, बाकी फ्यूरान आपको एस्टेज दिख रहा है, ठीक है। तो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन और आता है कि हम जो BH3 को हम देखते हैं, तो BH3 तो आपको आसानी से मोनोमर फेज में मिलेगी नहीं, बिकॉज ये तो अनस्टेबल होती है। जब ऑलरेडी अनस्टेबल होती है तो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, रूम टेम्परेचर पे ही नेचुरल प्रोसेस यही होगा कि वो स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, तो BH3 तो मिलेगा नहीं। तो BH3 को बनाए रखने के लिए ही तो हम बेटा THF का यूज करते हैं। तो THF का यूज क्यों करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, इट प्रिवेंट्स BH3 टू डाइमराइज, ठीक है। BH3 आपका डाइमराइज ना हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं THF। बात समझ में आ गई। THF का यूज हम क्यों करते हैं, ये क्योंकि जो BH3 है वो डाइमराइज ना हो जाए। अगर वो डाइमराइज हो जाएगी तो रिएक्शन आपकी प्रोसीड ही नहीं हो सकती है। तो BH3 डाइमराइज ना हो, जैसे BH3 बन जाए, जैसे मैं B2H6 को हीट करूंगा, BH3 बन जाएगा। BH3 बनते ही हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है, THF। तो THF क्या करेगा, BH3 को प्रिवेंट करेगा कि वो फिर से डाइमराइज ना हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डाइमराइज कैसे करता है, तो वो भी समझ लो। देखो ये THF था इस तरीके से, अगर आपको पता है ये THF था, ठीक है, यहाँ पे लॉन पेयर्स थे। तो ये THF क्या करेगा कि यहाँ पे जब ये जैसे मोनोमर फेज बनेगी BH3, तो BH3 के पास प्रेजेंट है आपका एक वेकेंट p ऑर्बिटल। तो इस वेकेंट p ऑर्बिटल में बच्चों क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। लॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ मूव करेंगे। तो पता चल रहा है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना, वो एक साथ हो रहा है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड की हेल्प से क्या होता है कि ये जो आपका THF है, ये THF उस बोरेन की, दिस इज एक्चुअली बोरेन,
ठीक है। तो इस बोरोन के पीछे पीछे क्या होता है, ये मूव करता रहता है, चलता रहता है। जिधर BH3 जाएगा उधर THF इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के और वो इसको स्टेबलाइज रखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यही BH3 ना अपने किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद सीधा क्या बना लेगा, B2H6, ये हो जाएगा स्टेबल, रिएक्शन फिर नहीं हो सकती है। इसलिए BH3 को स्टेबलाइज रखने के लिए, BH3 फिर से आपका डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं THF। और THF का यूज कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और जिसके थ्रू यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सभी को समझ में यहाँ तक आ गया है? क्लियर। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म को करते हैं एक्सप्लोर। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगा। तो ये जो बच्चों रिएक्शन है, आपको पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है वो एल्कीन की रिएक्शन है, या बच्चों में बोलूंगा एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसमें रिजेंट के बारे में मैंने बताया, जितना बता रहा हूं इतना नॉलेज किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं फिक्स कर दे रहा हूं। एल्कीन और एल्काइन के बारे में ही रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक पॉइंट यहां सुनना है कि ये जो रिएक्शन है एल्कीन और एल्काइन के साथ कैसे परफॉर्म करेगी। मैंने BH3 के बारे में बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, B2H6 क्यों ना बने उसके लिए THF यूज करते हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। अभी क्वेश्चन ये बचा हुआ है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्शन प्रोसीड कैसे होगा। तो ध्यान से देखना, समझ में तभी आएगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका आ चुका है BH3, तो दिस इज बोरेन। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि बोरेन हमने यूज किया, रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है वेकेंट ऑर्बिटल। अब क्या सीन होगा, आप बहुत अच्छे समझो ध्यान से, बिल्कुल ऑब्जर्व करो। सामने क्या है, BH3 मेन रिएजेंट है हमारा, मेन रिएजेंट है, और इसके पास आपके देख कितने बड़े इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। परफेक्टली समझ में आ रहा है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ाया भी था। BH3 वाले केस जो वेकेंट वेकेंट पी ऑर्बिटल्स है जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो BH3 इज एक्चुअली न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कोई चार्ज तो है नहीं इसके पास, लेकिन ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये। अब आपको पता है कि जो एल्कीन जो दिख रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, वो स्पीसीज पूरी की पूरी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। परफेक्ट, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। सामने न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो बताओ मुझे क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों इधर से इधर होना चाहिए कि यहां से यहां होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे CH3 है, इट विल वर्क एज ए प्लस आई, और ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है। तो जिस केस में आपका पाइलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो पाइलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली किधर जाएंगे बच्चों, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। परफेक्ट, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, दिस इज करेक्ट। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सामने कौन है, BH3, वो भी एक ही बीकर, ये रिएक्शन ना एक ही बीकर में हो रही है, इसी के साथ एल्कीन डाला गया है और यहाँ से आपका BH3 डाला गया है और ये अंदर जा चुके हैं। तो BH3 क्या है, वो वेकेंट ऑर्बिटल वाला है, तो पाइलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो पाइलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से निकलेगा और BH3 की तरफ शिफ्ट करेगा। अभी BH3 को थोड़ा मैं और करता हूँ एक्सप्लोर है क्या, कि जो बच्चों BH3 है ना, उस BH3 में आपको क्या दिख रहा है कि जो बोरोन है उसके पास लिटिल बिट मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जब मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है बोरोन के पास, तो डेल पॉजिटिव में आएगा, और जो हाइड्रोजन है उस पर डेल माइनस चार्ज होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, मैं बात करूं थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा बोरोन के पास बिकॉज ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी, थोड़ी सी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है बोरोन की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे आपका डेल माइनस चार्ज, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव। अब आते हैं ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहां से यहां अगर हुआ तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। फैक्ट समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बहुत ही इजी स्टेप थी ये स्टेप हो चुकी है। और यही स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप। यही जो फर्स्ट स्टेप है यही होती है आपकी स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, तो रेट आपका यहीं से डिफाइन होगा, केमिकल काइनेटिक्स यहीं पे अप्लाई होगी। तो पहला प्रोसेस थोड़ा सा समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अभी सुनना पूरा का पूरा स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, देखो यही मॉलिक्यूल है जहां पे आपको दिख रहा है CH3, यहाँ पे आपको दिखेगा CH, देन सिंगल बॉन्ड ये आपका CH2, और इसके पास थोड़ा सा माइनस चार्ज है डेल माइनस, इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज पाई की शिफ्टिंग बाहर की तरफ हुई है। अभी यहाँ से जो BH3 वाला सेक्शन है उसको समझो ध्यान से। BH3 वाले सेक्शन में क्या होगा, BH3 वाले सेक्शन का अटैचमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बोरेन, और इस बोरेन के साथ बच्चों अटैच रहेगा एक अपना हाइड्रोजन,
और बाकी 2 हाइड्रोजन इसके पास जो एज इट इज है वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि इसके पास माइनस चार्ज है लेकिन बोरॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करना है। तो ये पॉजिटिव जाएगा बेटा बोरॉन इस कार्बन की तरफ, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो जाएगा इससे इस तरफ। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो रहा है भाई? उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज तो एक ही है ना, तो एक ही हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होगा ना उधर। ये बात मेरी समझ में आ रही है? तो जो बोरॉन पॉजिटिव चार्ज आया था वो जाएगा CH2 माइनस जो बाहर की तरफ है, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे H माइनस मिलेगा BH3 के पास वो आपके अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बस वही तो मैंने यहाँ पे आपको डेवलप कर दिया है। तो ये आपको परफेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, सभी लोग बच्चों को बताओ। और दूसरा यहाँ पे आपका ये जो होगा ना, ये डैश डैश करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज ए पाइलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, ठीक है? तो येलो कलर से मैं कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली पाइलेक्ट्रॉन्स। तो पाइलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ था, राइट साइड में, जिसलिए वहां पे माइनस, अंदर की तरफ पॉजिटिव। और बोरॉन की बच्चों बात करें तो आपको पता था कि इसके पास था डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे था डेल माइनस। माइनस तो सभी हाइड्रोजन पाइल था, लेकिन मुझे एक ही डेल प्लस ऊपर मिला था, तो मुझे एक ही चाहिए हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज इस तरीके से बनेगी, नाउ कम्स के इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोला, इस स्पीसीज का जो नाम होगा वो क्या बोला जाएगा। तो ये स्पीसीज बेटा कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं बताओ? इस स्पीसीज में कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? 4 एटम्स दिखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बोरोन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो डायरेक्टली कंबाइन है। तो बच्चों बनेगा 4 मेंबर्ड, मैं बोल सकता हूँ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी। और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है, तो उस केस में कोई भी एब्सोल्यूट रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट रीअरेंजमेंट अब नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज ये फिक्स हो चुका है, इस कोई भी रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायंस के रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात समझ लो, पहली स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। यहां तक सभी को समझ में आ चुका। अब बच्चों क्या होगा, अब जो स्पीसीज बनी थी ना, मैं फिर से बनाता हूँ, CH3, नाउ दिस इज CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे डेल माइनस था, इस पे डेल पॉजिटिव था, और नीचे यहाँ पे अटैच हुआ था हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड आपका था यहाँ पे BH2 के साथ इस तरीके से, बाकी एक बॉन्ड ये था। और परफेक्टली आपको देखा था कि सर यहाँ पे था डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे था डेल माइनस। ये पूरी स्पीसीज समझ में आ रही है, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं जा रहा है। पहले मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये बच्चों यहाँ पे आ चुकी है ट्रांजिशन स्टेट, मैंने बता भी रखा है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपकी डिफाइन आपकी हो चुकी है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बच्चों ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है? बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपकी प्रेजेंट रहेगी। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि जो इसकी स्टेबिलिटी है तो कैसे डिफाइन होगी, तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन में ले सकता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चों डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर। जरा एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन लूंगा अभी आपको समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन चलो बाद में लेता हूँ, पहले इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ सीन ये होगा कि बच्चों ये हाइड्रोजन ना, देखो ये तो आपका ओल्ड बॉन्ड था, ठीक है? ये कौन सा बॉन्ड था? ओल्ड बॉन्ड था, जो पहले से BH3 को डिफाइन कर रहा था। तो ये वाला बॉन्ड बच्चों क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ये न्यू बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? न्यू बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ से एक नई स्पीसीज बच्चों बनेगी, और वो क्या होगी देखो, उसमें CH3, देन आपका यहाँ से CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इधर आपको मिलेगा BH2। मतलब बच्चों सेम एडिशन, सेम एडिशन क्यों? क्योंकि सेम साइड से आपके BH3 का अटैक हो रहा है। देखो BH2 और हाइड्रोजन, तो दिस इज सेम साइड, तो सेम साइड से अगर रिएजेंट का अटैक होता है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। सिन का मतलब सेम साइड से एडिशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जरा रेट बताना मुझे कि जो BH3 का जो अटैक है किस एल्किनी के साथ मैक्सिमम होने वाला है, किस एल्किनी के साथ कम होने वाला है। बिकॉज जो आपका बना है ट्रांजिशन स्टेट, जो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है बच्चों? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे एल्कीन मैंने दिया, सपोज CH3 CH एंड डबल बॉन्ड NCH2, सेकेंड मॉलिक्यूल में दूंगा अगर अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाउ दिस इज CH3 एंड दिस CH3,
और यहाँ भी हम CH3 कर लेते हैं। एंड थर्ड कंपाउंड है इस तरीके से कि दिस इज CH3, नाउ दिस इज CH डबल बॉन्ड CH क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इसके सामने बच्चों बोरेन आएगा तो मुझे बताओ सबसे अटैक फर्स्ट किसके साथ होगा, या इसके साथ। ये तीनों एल्कीन दे रखा है, मान लो ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये सेकंड है और यहाँ पे आपकी थर्ड है। तो मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पे रेट जो रेट होगा वो सबसे फर्स्ट किसके साथ होगा। तो मैंने आपको देखो सीधा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, बिल्कुल जहां पे बल्कि ग्रुप ज्यादा होगा वहां पे इस BH3 का अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी बात समझ, अंदर तो नहीं जा सकता ना, अंदर तो रिंग नहीं बना सकता ना, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जो टर्मिनल पोजीशन बाहर की तरफ दिख रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल चेन हो तो उसमें आसानी से ब्रांचिंग के साथ तो कोई काम बन ही नहीं सकता है। तो मुझे बताओ इजी अटैक किसके साथ रेट हो जाएगा, फर्स्ट के साथ हो जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर ये वाला, ये थर्ड वाला, बिकॉज ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे, परफेक्ट। तो फिर आपका आ जाएगा थर्ड और उसके बाद आ जाएगा सेकेंड। तो जो BH3 का अटैक है किस एल्कीन के साथ फास्ट होगा तो वो डिपेंड करेगा बच्चों बल्कीनेस। जहां पे बल्कीनेस ज्यादा तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेट होगा, जो अटैकिंग स्पीसीड होगी आपकी BH3 की, BH3 रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका जो रेट बच्चों डिपेंड करेगा कि एल्कीन पे जितनी ज्यादा बल्कीनेस रेट उतना कम। तो मैं बोल दूंगा बल्कीनेस या स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो बल्कीनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां बल्कीनेस ज्यादा वहां पे BH3 का जो अटैक करने का जो रेट है वो उतना ही स्लो होगा। जहां पे बल्कीनेस कम होगी वहां पे रेट जो अटैकिंग टेंडेंसी है BH3 की न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है। सभी को समझ में आ गया कि एल्कीन के ऊपर किस तरीके से प्रोसीड ये रिएक्शन क्वेश्चंस पे बना सकता है। बिल्कुल सही, 132 बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट, अब चलते हैं प्रोसेस नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे आपका बन चुका था CH3, नाउ दिस इज CH और इसके साथ था यहाँ पे आपका CH2 और नीचे आ चुका था आपका BH2 और यहाँ पे था बच्चों हाइड्रोजन। पहली स्टेप कवर हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। अभी हमारा कहीं भी किसी भी जगह वाटर मॉलिक्यूल दिखा ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट प्रोसेस अब फिर से बच्चों क्या होगा, फिर से एल्कीन आएगा। और एल्कीन कब तक आएगा, एल्कीन तब तक आएगा जब तक इस बोरोन के पास प्रेजेंट रहेंगे हाइड्रोजन, ध्यान दो। तो एल्कीन तब तक आएगा, अभी एक बार एल्कीन आ चुका है, अब दो बार एल्कीन फिर से आएगा बिकॉज इसके पास अभी दो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट एल्कीन जब आएगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड, और सेम एल्कीन आएगा बच्चों। तो CH3 एंड CH एडिशन देखो कैसे होने वाला है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझोगे चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस कैसे कर रहा हूँ, तो आपको फिर से समझ लो कि जो BH2 दिख रहा है ना, इस BH2 को मैं एक्सपांड कर देता हूं आपको समझने के लिए कि यहाँ पे किसके पास नेगेटिव चार्ज, किसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो बोरोन के पास पता है बोरोन की मेटलिक प्रॉपर्टी लिटिल बिट ज्यादा होती है, तो इसके पास डेल पॉजिटिव होगा। ये एक हाइड्रोजन है उसके पास कर लो डेल माइनस, कोई इशू नहीं इसमें। वही डेल प्लस वही डेल माइनस मैंने क्रिएट कर लिया। अब आ जाओ एल्कीन की तरफ। तो एल्कीन में पाई बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस डेल पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ ये जो हाइड्रोजन कहाँ बच्चों जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट होगा, और जो बोरोन वाला सेक्शन बच्चों कहाँ शिफ्ट होगा, इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है, बताओ इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये अटैक पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, सिंपल सा अटैक करा दो, कुछ भी नहीं करना। तो देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या बनेगा दोनों कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ से CH3 एन आपका CH सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से हुआ तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे पाई, और नीचे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका ये BH, सिर्फ BH बचेगा, और इस बोरॉन से अटैच होगा ये पूरी की पूरी एल्कीन। तो नीचे में लिखता हूं दिस इज CH2 एंड नाउ दिस इज CH2, बिकॉज एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो चुका है, ये वाला हाइड्रोजन कम हो चुका है, उसने यहाँ पे अटैक किया तो CH से CH2 बन चुका है। ये बात समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो टर्मिनल पोजीशन का CH2 तो यहाँ पे आ गया जहां बोरॉन से जोड़ा हुआ है, फिर ये CH वाला CH2 बन चुका है, फिर लास्ट में CH3 मिलेगा, करेक्ट है। तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई है? इसको अगर आप थोड़ा सही से रिप्रेजेंट करो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख लो आप कि यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ CH3, नाउ दिस इज CH, और इसके पास आया था ये हाइड्रोजन, नाउ यहाँ पे आपका ये CH2, इसी CH2 से अटैच है आपका बोरॉन, और बोरॉन के पास अभी भी एक बचा है हाइड्रोजन। बाकी आपको क्या मिला है, CH2 मिला है, यहाँ पे CH2 मिला है, और यहाँ पे आपको CH3। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जो है नहीं है, BH अभी भी, BH के पास अभी भी बचा हुआ है 1 हाइड्रोजन। ये इतनी स्टेप आपकी हो चुकी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सेम स्टेप रिपीट हो रही है बार बार। तो इसको मैं कंडेंस फॉर्मूले में कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
एंड आपका CH2, इसका ट्वाइस कर दूं मैं और यहाँ पे लिख लूं मैं BH। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, अब फिर से अभी भी बोरोन के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन है, तो इसके पास डेल माइनस, इसके पास डेल पॉजिटिव, फिर से वही एल्कीन आने वाली है, तो CH3, देन यहां से आपको मिलेगा वही CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये पाई फिर से इधर जाएगा, ये डेल माइनस ये डेल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को मिक्स करा दो, तो यहां से क्या होगा, H माइनस है ना, ये अटैक करेगा आपके पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला अटैक करेगा नेगेटिव की तरफ, तो रिजल्टेंट आंसर आपका क्या बनेगा, मैं सीधा कंडेंस करके लिख दूं, यहाँ से भाई जो दो एल्काइल पार्ट बने थे, तो अब एक एल्काइल और आ जाएगा ना पूरा का पूरा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R3B, सीधा सीधा लिखा है मैंने, इनका रिजल्ट लिखा है R3B, ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन मैंने सीधा का सीधा यहाँ पे लिख दिया। R पार्ट क्या है यहाँ पे, एल्काइल पार्ट क्या है, एल्काइल पार्ट आपका है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिस इज प्रोपाइल, प्रोपाइल पार्ट जो है वो आपका एल्काइल पार्ट होगा, और बोरेन के पास जो प्रेजेंट तीनों हाइड्रोजन वो बाहर जा चुके हैं, एल्काइल पार्ट आपका यहाँ पे आ चुका है एल्कीन से। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है, तो इसका रिजल्ट मैं कैसे लिखूं, रिजल्ट आपका हो जाएगा वही CH3, नाउ दिस इज CH2 एंड आपका यहाँ पे CH2, ये आपका थ्राइस हो जाएगा, ये आपका बोरेन, इसका नाम होगा ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है, दिस इज ट्राई प्रोपाइल, लिख लो आप सीधा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन इसका नाम हो जाएगा, करेक्ट है। और यहीं पे आपका हो चुका है हाइड्रोबोरेशन, करेक्ट, डन हो चुका है, हाइड्रोबोरेशन हो चुका है, अभी पूरा रिएक्शन था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन हो चुका है, बस हाइड्रोबोरेशन फिनिश हो चुका है, यहां तक समझ में आ गया स्टेप कैसे कर रही है, इजी ट्रिक भी लास्ट में बताऊंगा, पहले मैकेनिज्म समझ लो, बहुत ही आसान तरीका है, हाइड्रोबोरेशन यहां तक फिनिश हो चुका है, दिस पार्ट डिफाइंड ओनली हाइड्रोबोरेशन। अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे होगा, बिकॉज पूरा नाम है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन फिनिश हो चुका है, ये बात समझ लो ध्यान से। अब इसके बाद सेक्शन स्टार्ट होगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका ऑक्सीडेशन, तो एक एक पार्ट में ब्रेक करके समझा रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑक्सीडेशन। तो अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा उसको समझते हैं, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर BH3 यूज किया था THF के साथ, सबका रीजन मैंने दिया, तो ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों हम रिएजेंट यूज करते हैं आपका पेरोक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, बेसिक मीडियम, हम ये यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो प्रोसेस क्या होता है वो समझो, प्रोसेस बहुत ही इजी है, पहले H2O2 को लिख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ से ये आया OH माइनस, बेसिक मीडियम है, तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन, बिकॉज आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर OH माइनस बच्चों बेस है, तो किसको करेगा अट्रैक्ट, एसिडिक हाइड्रोजन करेगा, हम लोगों ने ट्यूटोमेरिज्म के अंदर भी पढ़ा है, भाई बेस को क्या चाहिए बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो चाहे ये वाला हाइड्रोजन चाहे ये वाला, किसी एक को बाहर निकाल दो, मैंने इस H को बाहर निकाल दिया, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डेल माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, यहाँ पे डेल माइनस हुआ होगा, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ये H और OH मिला के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हो गया बाहर, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे माइनस चार्ज, ये स्पीसीज आपको मिलेगी। बताओ पहले यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में कौन से रिएजेंट यूज किए, प्रोसीड कैसे किया जाएगा, यहाँ तक सभी को कंफर्म हो चुका हुआ। यस, अब देखो, अब मैं बात करूंगा कि जो आपको मिला था R3B हाइड्रोबोरेशन के अंदर, हाइड्रोबोरेशन वहां तक फिनिश हो चुका है, अभी भी बोरोन के पास प्रेजेंट है 1 वेकेंट p ऑर्बिटल, और इसके सामने बच्चों आएगा ये न्यूक्लियोफाइल, ये देख रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे मतलब है ही नहीं, तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका वर्किंग एज ए नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये बच्चों अटैक करेगा इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, समझ में आ रहा है कौन के साथ कर रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये माइनस चार्ज क्या करेगा बताओ जल्दी से, नेगेटिव चार्ज का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये सभी को समझ में आ रहा है, तो यहां से आपको मिल जाएगा R3B एज इट इज, और यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज दिखाई देगा, और यहाँ पे आपका रहेगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, देन ये सिंगल बॉन्ड, देन आपका ये पूरी की पूरी स्पीसीज आपको दिखाई देगी इस तरीके से, सभी को समझ में आ रहा है, बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल इस टाइप से मैकेनिज्म किसी ने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया होगा, मैं हर एक चीज को बता रहा हूँ, छोटी चीज को, इसको सीधा नहीं बता रहा हूँ, उसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो, उसको बाहर निकाल दो, ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों बहुत ही आसान है, सुनना ध्यान से, कौन किस तरीके से वर्क करेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जो BH3 जो माइनस दिख रहा था, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जहां से इस तरफ से मूव करते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर पॉजिटिव, जो इसके पास जाते हैं वो उस पर माइनस चार्ज, यही रिप्रेजेंटेशन होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, ऑक्सीजन में पॉजिटिव ना बेटा सुजल इसलिए आया है कि जब देखो आपको पता है, जब आप अपनी जेब से पैसे किसी को देते हो ना, तो आपके पास पैसे कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव का सिंबल आ जाएगा, और जिसके पास जाएंगे उसके पास नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। यही चीज है ना, बात समझ में आ गई? वही मैंने इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, बिकॉज ऑक्सीजन ने वो नेगेटिव चार्ज को दिया है ना बोरोन को, तो बोरोन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। बस इतनी कहानी है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दिस कि जो आपको दे रखा है ये वाला सेक्शन, इसमें से प्लस आई और माइनस आई कौन सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ये है। तो जो बोरोन, ध्यान सुनना, बोरोन के पास 3 एल्काइल पार्ट हैं, बोरोन ऑलरेडी मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, सुनना ध्यान से, बोरोन मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो बोरोन के पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना, तो नेगेटिव चार्ज आ गया है। बट वो नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। लेकिन बोरोन को नेगेटिव पसंद नहीं है। जब बोरोन को नेगेटिव पसंद नहीं है, बिकॉज ये मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ऑक्सीजन के सामने, और ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे? तो यहाँ पे चीजें बता, यहाँ पे लोन पेयर्स होगा इस तरीके से ऑक्सीजन के पास, तो फिर क्या होगा? ये बोरोन रिपल्शन करेगा, ये बोरोन फिर से रिपल्शन करेगा। बोरोन जब रिपल्शन फील कराएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब रिपल्शन फील कराने का मतलब वर्किंग एज ए प्लस आई, तो ये प्लस आई इफेक्ट बोरोन के थ्रू देखने को मिलेगा। बिकॉज हाँ, बिल्कुल सही, रोहित ने पहचाना है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा यहाँ पे, बिकॉज बोरोन स्टेबल होता है डायमर फॉर्म में, लेकिन मोनोमर फॉर्म में आपका नेगेटिव चार्ज आने का मतलब अनस्टेबिलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोरोन ऑलरेडी मेटल है, तो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज आना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आ सकता, अनस्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेंगे तो बोरोन विल वर्क एज ए प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक साथ धक्के के साथ तेजी तेजी से यहाँ से इधर से इस तरफ आएंगे, और ये पूरा जो ओएस दिख रहा है ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये फाइनली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहां से निकल जाएगा OH माइनस की फॉर्म में। तो OH माइनस यहां से बाहर जा चुका है, बचा है वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन। अब सीन क्या होगा कि जो आपके 3 एल्काइल पार्ट हैं, इन तीनों एल्काइल पार्ट में से एक एल्काइल पार्ट क्या होगा, वो यहां से रिलीज होगा, और ये सब प्रोसेस एक साथ होता है। कैसे? सुनना ध्यान से, जो O माइनस OH ग्रुप था ना, उसने नेगेटिव चार्ज दिया बोरोन को, बोरोन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस। अब बोरोन को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता नेगेटिव चार्ज, प्लस आई की तरह वर्क करेगा आपका GOC1, तो जैसे वहां से वो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, बिकॉज आपके जो यहाँ पे गिवन है आर्थी पार्ट, वो भी इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, तो यहाँ से OH पार्ट ये आपका ब्रेक हो जाएगा, OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो जैसे बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ से एक एल्काइल पार्ट भी यहाँ से निकलेगा, और वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से एक नई स्पीसीज बनने वाली है, और वो स्पीसीज क्या होगी देखना ध्यान से, यहाँ से बन जाएगा R2B, देन आपका OR, ये बनेगी एक नई स्पीसीज। और फिर इसके साथ फर्दर वही आएगा O माइनस देन OH, फिर से वही रिएजेंट आ चुका है जो अभी इनिशियली इसने अटैक किया था, तो अभी भी बोरोन दिख रहा है, बात समझ में आ रही है? तो फिर से अटैक करेगा, तो यहाँ से फिर से वही OH माइनस को रिलीज कर देना। तो पहले अटैक कर लेते हैं अपन, तो अटैक करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा R2, यहाँ से B माइनस, सेम स्टेप रिपीट कर रहा हूं मैं, और यहाँ से OR सेक्शन, और इस बोरोन से अटैच होगा आपका वही O देन H, इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन लेगा यहाँ से OH माइनस की फॉर्म में, बाहर निकल जाएगा, और निकलने के बाद यहाँ से क्या बना लेगा, ये यहाँ से बना लेगा R के साथ बोरोन, देन आपका OR पार्ट, नीचे भी OR पार्ट, ये बन गई आपकी स्पीसीज। फिर से अभी भी बोरोन के पास सीधा एल्काइल पार्ट है, तो फिर से वही O माइनस देन OH ग्रुप आएगा, और फिर से अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो फिर से यहाँ पे बनेगी नेक्स्ट स्पीसीज, दिस इज द एल्काइल पार्ट, नाउ दिस इज बोरेन, और ऊपर आपको मिलेगा वही ऑक्सीजन देन H, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नीचे एक एल्कोक्सी पार्ट है, इधर एक एल्कोक्सी पार्ट है, यहाँ से एक OH बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रीअरेंजमेंट होगा, तो फिर ये आपका फाइनली बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, बोरोन के साथ एक OR तो यहाँ हो जाएगा, एक OR इस तरफ हो जाएगा, और एक OR आपका इस तरफ हो जाएगा, ये पूरी की पूरी बनेगी स्पीसीज। और लास्ट प्रोसेस में बच्चों होता है हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों प्रेजेंट क्या है, H और OH, हम 3 OH लेके आते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आएंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 एल्कोक्सी पार्ट है, और इसलिए बच्चों यहाँ से ये आपका डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, तो बस अटैक करा दो। जब भी आपका यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो पता है OR वाला सेक्शन ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, और
इस ऑप्शन पे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इस ऑप्शन पे यहाँ पे माइनस चार्ज। तो तीनों के तीनों OR माइनस पार्ट अटैच विद हाइड्रोजन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन से अटैच होंगे। तो यहाँ से क्या बनाएंगे बच्चों, हाँ यहाँ से सीधा बना लेंगे, देखो R के साथ OH, वो भी आपके 3 एल्काइल 3 आपके एल्कोहल बनेंगे। बाकी आपको मिलेगा यहाँ से बोरोन के साथ, बोरोन के साथ बेटा 3 बोरोन पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बोरोन हैविंग द मेटालिक प्रॉपर्टी प्लस चार्ज, तो OH माइनस 3 OH माइनस वहां अटैक करेंगे तो बनेगा BOH थ्राइस, मतलब H3BO3 बन जाएगा, और बाकी मिलेगा आपका यहाँ पे एल्कोहल। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारी फिनिश। सभी को समझ में आ गई, बताइए जरा। समझ में नहीं आया। लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा? वो और एक H2 ऐड होता है ना, वो वाला। लास्ट में जब हाइड्रेशन किया है मैंने उसका, हाँ यस। ठीक है बताता हूँ, 1 सेकंड रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। हुआ क्या है कि उस बोरोन के साथ ना 3 अल्कोक्सी पार्ट आ गए बेटा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, चीजें रिपीट होती रही, यहाँ तक क्लियर, ऑक्सीडेशन यहाँ तक हो गया है। तो पहली स्टेप में क्या हुआ था, हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप में क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन, है ना, और तीसरी स्टेप में होगा हाइड्रेशन। तो देखना यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आएगा H और OH, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा माइनस चार्ज, करेक्ट है। अभी यहाँ पे समझो, बोरोन आपको पता है मेटल प्रॉपर्टी मैक्सिमम होल्ड करता है, एस सामने ऑक्सीजन है उसके सामने, तो इस पे डेल माइनस, इस पे डेल पॉजिटिव। इधर बात करोगे तो ये डेल माइनस, उसका उल्टा इस पे डेल पॉजिटिव और दिखाई देगा, इस पे आपका डेल माइनस होगा, इसके ऊपर और डेल पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बोरोन के पास क्या देगा, डेल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और ऑक्सीजन OR पार्ट, इधर OR पार्ट, इधर OR पार्ट, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव स्पीसीज हैं। तो मुझे कितने बेटा वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 H+ है, देखो ये OR पार्ट, यहाँ से ये OR पार्ट, यहाँ से ये OR पार्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 OR पार्ट आपको दिख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं रोक रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, मैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पे ही रख रहा हूँ, डिसोसिएशन के लेवल पे बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस को लेके मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो सीधा आपको क्या करना है कि यहाँ से जो H+ आयन है ना, वो अटैक करेगा एक बार, यहाँ पे 3 H+ है ना हमारे पास यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से 3ROH, ठीक है, एल्कोहल मिल जाएंगे, और प्लस यहाँ से 3 OH पार्ट जो होंगे ना बोरोन के साथ ही कंबाइन हो जाएंगे, बिकॉज़ बोरोन के पास 3 प्लस 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 3 पॉजिटिव में 3 OH माइनस यहाँ से निकलेंगे, वो जाके वहां पे अटैक करेंगे। तो बोरोन के साथ क्या होगा, 3 OH आपका हो जाएगा कंटेंट, ये बात समझ लो ध्यान से। इसको मैं कंडेंस करके लिख सकता हूं H3BO3, परफेक्ट। एक एसिड ये बन गया, बाकी बन गया आपका यहाँ पे एल्कोहल। तो मुझे एल्कोहल ही तो बनाना था, बन गया। ये पूरी की पूरी स्टेप यहाँ पे हुई। अब चलते हैं इसका इजी मेथड, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जी। यस सर। ओके थैंक यू। अब देखो, अब मैं ना लास्ट आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका इजी ट्रिक क्या है, इजी ट्रिक में लेके आता हूँ, ध्यान दो। मैंने लिखा है CH3, वही सेम कंपाउंड लिखूंगा। देखो इजी ट्रिक में क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कभी आंसर गलत नहीं होगा, आपको मैकेनिज्म भी याद नहीं है तो भी, लेकिन मैकेनिज्म याद होना चाहिए। तो एडवांस IIT के गेट आपके लिए खुले हैं, अदरवाइज IIT गेट आपके लिए बंद है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों जेईई एडवांस में, मेंस में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, ये बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। मैंने जेईई मेंस एडवांस मैंने पहले ही बोला एक साथ में कराऊंगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ से बन गया एल्कोहल, हम लोग बात कर रहे हैं HPO रिएक्शन की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब पूरे रिएक्शन को समराइज करते हैं, इतना पढ़ा है मैकेनिज्म। तो बताओ बच्चों, हाइड्रोजन कहाँ से आया था, जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन कहाँ से आया था, BH3 से। अरे BH3 से तो हाइड्रोजन आया था ना, या फिर हम क्या बोले B2S6, बहुत सी बुक में B2S6 लिखा है, इसलिए मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि BH3 से आया बच्चों हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन इज OH कहाँ से आया, बताओ मुझे, OH कहाँ से आया था बच्चों, H2O2, याद है ना, H2O2 के साथ अपन ने OH माइनस यूज किया था ना, सेकंड स्टेप में वहां से आया था OH। बताओ पहले ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो रही है, OH कहां से आया और H कहां से आया, ये बात कंफर्म हो गई। यस बिल्कुल, पेरोक्साइड यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, वो मैकेनिज्म बता दिया मैंने, हाँ मैकेनिज्म बता दिया, दिस इज एक्चुअली पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से टर्म है जो मुझे याद रखने हैं। तो याद रखने के रूल्स में देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ यहाँ पे मार्कोनिक इफेक्ट हुआ है कि एंटी मार्कोनिक हुआ है, कौन सा इफेक्ट हुआ है बताओ मुझे, एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिक, बिकॉज ये OH माइनस है, यहाँ से H+ है। क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे मार्कोनिक है एंटी मार्कोनिक, क्या आंसर बनेगा। तो देखो ये जो OH है वो कहाँ पे अटैक कर रहा है, OH यहाँ पे अटैक कर रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है,
तो मार्कोनिक ये कहता है कि OH नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वहां पर अटैक करे जहां पर हाइड्रोजन कम होनी चाहिए, sp2 कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। उल्टा हुआ है तो मतलब कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने आपको बता दिया रिजल्ट, रिएक्शन करने के बाद मैंने बताया, हाँ बिल्कुल एंटी मार्कोनिक, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट हो गया आपके कि जो रूल्स अप्लाई होगा, दिस इज रूल्स इज एंटी मार्कोनिक, एम रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल आपका अप्लाई होगा। सेकेंड अगर बच्चों में बताऊं यहाँ पे, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसको पहले भी मैंने बताया। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं पूछूं हाइड्रोजन कहां से आया, दिख रहा है आपको? OH कहां से आया, दिख रहा है आपको? नेक्स्ट बच्चों में पूछूं कि यहाँ पे एडिशन किस टाइप का हुआ है, तो देखो रिंग जो बनी थी ना, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, है ना, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो उसमें कहीं रेजिमेंट का चांस था ही नहीं, वो सब कुछ ब्लॉक हो चुका था ना, पकड़ रखा था उसने, तो वहां पे कोई रेजिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एडिशन जो होगा वो होगा आपका सिन एडिशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है बिल्कुल, और सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया कंक्लूड। अब मैं चलूंगा क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज CH3, नाउ दिस इज CH, डबल बॉन्ड CH2, और इसके सामने बच्चों हम लोगों ने लिया है B2H6 इन दी प्रेजेंस ऑफ THF एंड फॉलोइंग दी, हम ले लेते हैं यहाँ पे D2O2। ध्यान से सॉल्व करना है, अदरवाइज आंसर गलत बहुत जल्दी होगा। पहला क्वेश्चन, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिया है BD3 इन दी प्रेजेंस ऑफ THF। THF का यूज क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं। मैंने यूज किया है बच्चों D2O2 यूज किया है इन दी प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। नेक्स्ट रिएक्शन में और यहाँ पे देता हूं आपको ऐड करके, ये मैंने दिया है BD3 इन दी प्रेजेंस ऑफ THF, और जरा मैं इसको कवर करता हूँ, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और यहां से मैं चेंज करता हूं नीचे, तो ले लेता हूं H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। बताओ इसका फर्स्ट का आंसर क्या है, यहां से सेकंड और यहां से आपका थर्ड, ठीक है, तीनों का नाम आपको बताना है। सॉल्व करो, अपन चेक करते हैं, बहुत से बच्चों ने आंसर भी किया है। यस वी विल चेक, फटाफट से आंसर मैं लिखता हूं, आप लोग चेक करना। बताओ बेटा, अभी मैं जस्ट बता चुका हूं, B2H6 मतलब उसे BH3 मान लो, इसे BH3 मान लो, तो यहां से रिलीज क्या होगा? हाइड्रोजन। नीचे से क्या बच्चों रिलीज होगा? OH। रूल्स इज एंटी मार्कोनिक, रूल्स इज एंटी मार्कोनिक, बट प्लीज ध्यान देना कि यहाँ पे D2O2 दे रखा है, तो OH माइनस नहीं OD माइनस होगा, बस यही समझ लेना है। करेक्ट बच्चों? ऊपर से क्या मिल गया आपको? हाइड्रोजन, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नीचे से OD माइनस मिला, OD माइनस नेगेटिवली चार्ज है, कहां पे अटैक करेगा? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। बिल्कुल सही आंसर। तो ये बन गया कार्बन का, बेटा हाइड्रोजन चिपका लेना आप लोग, बाकी मैं लिख देता हूं यहाँ पे OD, हो गया आपका आंसर। या सेकंड का आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऊपर मैंने BD3 दिया था जानबूझ के, तो वहां से D निकलेगा, क्या निकलेगा? ऊपर से यहाँ से D निकल आएगा, राइट, D प्लस, और यहां से निकलेगा OD माइनस। बस लगा लो जल्दी से, कार्बन कार्बन कार्बन, OD को यहां लगा लो, D को यहां लगा लो, दिस इज कायरल सेंटर एक्चुअली, ठीक है, दिस इज कायरल सेंटर बच्चों, ध्यान दो, दिस इज CH3 एक्चुअली, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे मिलेगा आपको OD। तो ध्यान दो कि दिस कार्बन इज कायरल सेंटर कार्बन, अगर कायरल सेंटर कार्बन है तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो लाइट को आपको लाइट को करेगा रोटेट दो डायरेक्शन में, एक D और एक L, तो आंसर मैक्सिमम आंसर विल बी 2, मैक्सिमम आंसर विल बी 2 प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टीरियो केमिस्ट्री को लॉन्च कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्च किया है, पूरा लॉन्च नहीं किया है। 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, समझ में आ गया? करेक्ट है, इजी है, बताओ। लेकिन ऊपर वाला कायरल सेंटर नहीं था, बिकॉज इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, तो वहां पे कायरल सेंटर नहीं मिलने वाला, 2 प्रोडक्ट मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? थर्ड में BD3 मतलब यहाँ से मिलेगा D माइनस, और H2O2 से मिल जाएगा नीचे OH माइनस, बस जोड़ लो। तो ऐसे मिलेगा कार्बन कार्बन कार्बन, इस पे आएगा बच्चों OH, इस पे आएगा D। नाउ यू कैन चेक ऑल्सो हियर कि ये जो कार्बन है जहाँ पे ड्यूटेरियम ऐड हुआ है, दिस इज ऑल्सो कायरल सेंटर कार्बन, तो आंसर विल बी 2 प्रोडक्ट। क्या बच्चों बात समझ में आई? बिकॉज ये कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और मैंने बोला था कि जब एक ही कायरल सेंटर कार्बन होता है तो डेफिनेटली वो आपका क्या होता है बच्चों? वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जब सामने से लाइट आएगी तो बेटा 2 डायरेक्शन में लाइट रोटेट होगी, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर विल बी 2। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट यहां से आपको मिलेंगे। समझ में आ गया? बताइए जल्दी से, इजी है, सभी बच्चों क्लियर हो गया है? सभी को समझ में आ गया है?
ओके, एक मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों के लिए। एक मैं यहाँ पे छोटा सा होमवर्क देता हूँ, लेकिन वो होमवर्क ना आईटी एडवांस लेवल का है। आप दिमाग लगाना, आंसर आपको मिलेगा। सभी बच्चों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे दिया है बोरॉन, ध्यान दो, इसके पास है डेल पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ मैंने यूं अटैच किया है, और इसके साथ बच्चों में लेके आया हूँ, और इस कर लूँ यहाँ पे अटैच इस तरीके से। 1 2 3 3 कार्बन है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ लगा लो इस तरीके से, 1 2 3, परफेक्ट। इसके साथ मैंने पहली रिएक्शन में लिखता हूँ, मैंने बच्चों यूज किया है AgNO3। AgNO3 मैंने यूज किया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको हिंट करना है और बताना है, कोशिश कर रही है कि आंसर निकल के आए। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन दिया मैंने इसके सामने। मेन कंपाउंड आपका यही है जो मैंने बना के यहाँ पे दिया है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बच्चों आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बोरोन के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा। पहला रिएक्शन है AgNO3 के साथ। सेकंड रिएक्शन बच्चों मैंने दिया है वही H2O2 फॉलोइंग दी OH माइनस। व्हाट इज द आंसर? ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं बेटा, H2 डाइहाइड्रोजन, इसके साथ हीट लिख दी मैंने, और यहाँ पे डाइहाइड्रोजन में डाल देता हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज सेक्शन ऑफ जेई एडवांस, परफेक्ट जेई एडवांस आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस के लेवल से ही। नेक्स्ट बच्चों मैं यहाँ पे ऐड करके दूं आपको कि सपोज H प्लस आयन, तो व्हाट इज द आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूं यहाँ पे इस तरीके से कि सपोज NH2Cl, व्हाट विल बी द आंसर। तो टोटल मैंने 4 रिएक्शन दिए हैं। दिस इज एक्चुअली होमवर्क, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका बिल्कुल आराम से घर में बैठ के जब भी फ्री टाइम हो, बिल्कुल बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है, बिल्कुल आप इसको ट्राई करो। और इसको आप ट्राई कर लिया तो आप अपने टीचर से भी ऊपर निकल जाओगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं करता हूं मैं, सीरियसली बोलता हूँ। इसको कर लेना। और बीच में दे रखा है बोरॉन ट्राई एल्काइल, बोरॉन ट्राई एल्काइल दे रखा है बीच में। बाकी रिएक्शंस आपको इस तरीके से दे रखी है, क्या क्या आंसर बनेगा वो आप लोग इसे एक बार ऑब्जर्व करना। ठीक है, परफेक्ट है, सभी को समझ में आ गया? बताओ बच्चों। ठीक है, ये होमवर्क है, ट्राई करना घर से। नेक्स्ट होमवर्क और देता हूं, होमवर्क में देता ही रहूंगा। होमवर्क में देता हूं बच्चों की रिएक्शन आपकी है इस तरीके से, ये दे रखा है और यहाँ पे लगा के उसने डबल बॉन्ड दिया है और उसने लिख दिया यहाँ पे अभी ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन हुआ नहीं है शायद, नहीं ठीक है, रहने दो, कोई इशू नहीं है। सी को जितना है उतनी लेते हैं। यहाँ से मैं ले लिया है H प्लस और लिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल। क्या आंसर बनेगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, बीच में मैंने यहाँ पे दे दिया एक कंपाउंड और इसके साथ ले लेते हैं HBO। लिखा है मैंने HBO लिखा है, सिर्फ ओनली लिखा है HBO रिएक्शन। व्हाट इज द आंसर? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट लिखा है मैंने B2D6 ले लेते हैं और THF ले लेते हैं। THF का यूज क्यों किया वो बताया मैंने। H2O2 लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट मैं आपको देता हूं B2H6 इन दी प्रेजेंस ऑफ THF और नीचे लिखा है मैंने D2O2 फॉलोइंग दी OD माइनस। ठीक है, ये मैंने आपको इतना लिखा हुआ है, तो इतना एक बार आपको एटलीस्ट ट्राई करना है और बताना है। ये भी आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और घर में ट्राई करना और बिल्कुल मुझे भेजना, और मैं बिल्कुल चेक करूंगा कहाँ पे किस तरीके से आंसर बनना चाहिए और क्या आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलो इसके ऊपर ना कुछ और भी एक दो कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर चीजें स्पीड आपने भगा ली। चलो फटाफट से अपन आते हैं कुछ इजी ट्रिक के ऊपर। इजी ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी मैंने एडवांस वाले क्वेश्चंस आपको दिए हैं, मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग ट्राई करना। जहां भी चीजें नहीं बने मैं उन्हें करूंगा एक्सप्लेन। ठीक, चलो 10 सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तब तक आप भी पानी वानी पी लो, लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वापस से आ जाएं जो भी लोग गए हैं। नेक्स्ट बच्चों मैं बताऊंगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इस सेक्शन को फिनिश कर लेते हैं इसी के साथ, फिर एक साथ सारी क्वेश्चंस करेंगे मिला के। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसका मतलब क्या है कि एक बार मर्क्यूरी का एडिशन, दूसरी बार मर्क्यूरी का रिमूवल, बस यही है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इसके लिए देखो बहुत ही ये रिएक्शन इजी है, इसको मैं पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एल्कीन आएगा CH3, ये भी एल्कीन के एडिशन की रिएक्शन है, ये भी हाइड्रेशन के लिए ही है। ठीक है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन की ही है। यहाँ पे जो एल्कीन है इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल
और इसके सामने बच्चों आता है एक कंपाउंड जो आपका होता है मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट का मतलब Hg के साथ यहाँ मिलेगा OAC और यहाँ पे मिलेगा OH। दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। ये परफेक्ट आपका मर्क्यूरिक एसिटेट, इसको और भी आप सही ढंग से लिख लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज AC पार्ट, बाकी ऑक्सीजन यहाँ पे मरकरी, देन ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3, दिस इज एसिटेट पार्ट, ठीक है। तो मर्क्यूरिक एसिटेट आपको दिख रहा है। तो अब ये मर्क्यूरिक एसिटेट को हम कंडेंस फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं HgOAc ट्वाइस। क्यों बच्चों, मरकरी को छोड़ दो ना तो ये पूरा का पूरा पार्ट और इधर से ये पूरा का पूरा पार्ट दोनों सिमिलर है, इसलिए इससे मैंने इसको OAc ट्वाइस लिख दिया, बीच में लिख दिया मेरे मरकरी। सबको समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। तो इसको हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट बोलते हैं। अब ना क्वेश्चन इज दिस कि जो मर्क्यूरिक एसिटेट है उसका रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगा, तो उस पर चलते हैं। तो पहले मैंने बताया कि मर्क्यूरिक एसिटेट है क्या, उसका स्ट्रक्चर किस। अब इसे एक बार एक पॉइंट और समझो जरा कि यहाँ पे जो मर्क्यूरिक एसिटेट आपको दे रखा है, इस मर्क्यूरिक एसिटेट में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इसको यही समझ लेते हैं। ध्यान दो, बिकॉज एल्कीन विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे वर्क करेगा, तो बच्चों समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे जो बीच में मरकरी दिख रहा है ना, ये मरकरी आपका मेटल है। मरकरी अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पास d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि मरकरी जो है बेटा, उसके पास क्वेश्चन है कि बताओ मुझे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो मरकरी का अपना मेटेलिक नेचर बहुत तगड़ा है। तो मेटेलिक नेचर, अब ये मरकरी डायरेक्टली कंबाइन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो मरकरी के आसपास ऑक्सीजन है। तो अगर बात करो मरकरी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मरकरी मेटल के लिए पॉपुलर है, ऑक्सीजन आपके नॉन मेटल के लिए पॉपुलर है। तो चार्ज विल क्रिएट, चार्ज बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे चार्ज डेल पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा पोर्शन डेल माइनस, यहाँ पे आपका ये पूरा पूरा पोर्शन आपका डेल प्लस। परफेक्टली दिख रहा है, क्योंकि हम किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते, किसी एक ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन इधर वाला सेक्शन था, ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ था, इसको निकाला माइनस में, इसको निकाला प्लस में। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। ध्यान दो बेटा, यहाँ से आपको पता है कि जो HgO बॉन्ड है, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल पॉजिटिव, ये पोलरिटी दिख रही है, तो दैट बॉन्ड विल ब्रेक। तो यहाँ से मरकरी के इधर वाला सेक्शन आपको यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये वाला सेक्शन बच्चों क्या मिल गया, OAc माइनस, ये तो मिलेगा। और ये वाला सेक्शन क्या है, वो ऑक्सीजन। AC मतलब एसिटाइल पार्ट, व्हाट इज एसिटाइल, CH3C डबल बॉन्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल पार्ट। तो OAc माइनस पार्ट एक अलग निकल जाएगा, लेकिन ये माइनस किस पे, ऑक्सीजन के ऊपर है। ये बात समझ में आनी चाहिए। बाकी इधर क्या निकलेगा, यहाँ से जाएगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे मरकरी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। इधर ये पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक हो गया, उधर वो माइनस चार्ज में ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, डेफिनेटली दिस वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, न्यूक्लियोफाइल OAc माइनस बाहर जा चुका है सॉल्वेंट के अंदर, और सामने आपका एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने मर्क्यूरिक, जो मर्क्यूरिक एसिटेट है, उससे मैंने कैसे निकाला इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर मैंने आयोनाइज कर दिया है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब समझना नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होने वाली है कि जो एल्कीन था, उस एल्कीन में था CH, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड था ना, वही डबल बॉन्ड बच्चों क्या हुआ है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है इस तरीके से। क्यों, क्योंकि सामने जो मरकरी था ना, वो मेटलिक प्रॉपर्टी का है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी था, वो था इलेक्ट्रोफाइल। तो मरकरी के पास होते हैं वेकेंट d ऑर्बिटल्स, हैवी मेटल होता है। तो इसलिए बच्चों क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं। ऐसा हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा था, बताओ बच्चों, यही वाला सेक्शन हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा था, बताओ जल्दी से। हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लोहेलोनियम आयन, याद करो। X2 का एडिशन, हाइपोहेलस एसिड का एडिशन, X2 का एडिशन, हेलोनियम आयन पढ़ा था, बिल्कुल। तो वही वही कंडीशन क्रिएट होगी, तो बेटा इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये जो बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म भी डिस्कस होगा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे रेट कैसे डिफाइन किया जाए, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था इस फर्स्ट एक्शन HBO के अंदर। तो यहाँ पे रेट कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो रेट बच्चों यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी पोलराइजिंग पावर के ऊपर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन, पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन जितनी ज्यादा होगी वहां पे रेट उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड बच्चों, रेट ये डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल नेचर पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं,
ठीक है, ध्यान दो बच्चों। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एम्स के जो पेपर हुआ करता था, ऐसे क्वेश्चन एम्स में भी बनते थे। तो पहली बात सुनो कि आपका जो मर्कुरियन रिएक्शन है उसमें ये चीज कहीं देखने को नहीं मिलती है, सीधा बताते हैं कि इसको यहाँ जोड़ो उसको वहां जोड़ो, आंसर बन गया। तो रेट बच्चों किस पे देखो, सिर्फ रिएक्शन को रट्टा मार के जाओगे क्वेश्चन वैसा बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा आपसे लॉजिक से, तो लॉजिक आपको जानना चाहिए पूरा का पूरा। तो रेट बच्चों डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन, रेट डिपेंड करता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, और रेट डिपेंड करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एल्कीन। जितने ज्यादा एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही तगड़ा बच्चों वहां पे क्या होगा, रेट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज मरकरी आपका क्या है, मेटल, तगड़ा मेटल है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बेटा उसको जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिलेगा ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिलेगा एल्कीन पे, उतना ज्यादा तेजी से उस एल्कीन पे वो अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट बच्चों, क्लियर हो रही है? बताइए जरा, सभी को ज्यादा समझ में आ रही है? क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, पर आंसर बताना मुझे जरा। रेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें पहला कंपाउंड मैंने दिया यहाँ पे क्लोरीन, नाउ दिस इज CH2। आपको बताना रेट कहाँ पे ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएजेंट का अटैक जब होगा इस एल्किन के ऊपर। पहला कंपाउंड ये है। सेकंड कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। और थर्ड कंपाउंड लिया बेटा मैंने यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज ऑक्सीजन एंड CH2, एंड यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? जब आपका मर्क्यूरिक एसिटेट आपका अटैक करेगा तो सबसे फास्ट एल्कीन कौन से एल्कीन सबसे फास्ट अटैक करना चाहिए? यस, दीप्ति ने बोला है थर्ड सबसे फास्ट करना चाहिए। क्यों दीप्ति, थर्ड सबसे फास्ट क्यों होना चाहिए? सर OCH3 ग्रुप तो फास्ट प्लस साइड इफेक्ट शो करता है ना? यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, करेक्ट। यस यस, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। परफेक्ट। मैं पूछू सेकंड में क्या देगा? नॉर्मल है वो, तो उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कोई ग्रुप वगैरह, नॉर्मल कंपाउंड। इसमें दिख रहा है मुझे क्लोरीन बच्चों कैसा कम करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरीके से। परफेक्ट, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग नहीं है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। आंसर समझ में आ गया? 3 2 1, 3 2 1 मतलब मैं यहाँ बिल्कुल सही, 3 then 2 then 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, जो मैंने 3 रिलेशन लिखे हैं, तीनों रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकंड तो नॉर्मल है, मैच कर रहा है, देखो तीनों से मैच कर रहा है। देखो इसके साथ भी एक कॉमन दिख रहा है, ऊपर भी इसके साथ कॉमन दिख रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जहां पे होगा तो वहां पे ज्यादा हो जाएगा एक्टिविटी रेट। फिर उसके बाद नॉर्मल कंपाउंड, अब वो विड्रॉ कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा, तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। बस ऐसा, बस इतना ही है, सीधा सीधा। तो पहली स्टेप समझ में आ गई होगी। थर्ड में कॉन्जुगेशन ही नहीं दिख रहा था। कौन सा बेटा? थर्ड जो कंपाउंड था मिथॉक्सी का, हम्म, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा था। दो सिग्मा बीच में आ रहे थे। ठीक है, 2 सिग्मा बीच में आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपको मिथाइल दे रखा है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ऑक्सीजन पे डेंसिटी बढ़ेगी। अब वो डेंसिटी किधर से, क्योंकि आपको जो CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो वो क्या करेगा? पाई को बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, एक तरीके से पाई को बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। जब बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा तो आपके जो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है उस पे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए जो बाहर का जो OCH3 पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट विल इंक्रीज। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पे इंक्रीज कर जाएगी। रेजोनेंस वाला सेक्शन में डिस्कस किया ही नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ये तीनों में ही कॉमन है। बस मैंने ग्रुप को जोड़े हैं, अलग अलग ग्रुप जोड़े, ऊपर Cl जोड़ा, नीचे OCH3 जोड़ दिया, तो इनका नेचर है ना वो जानना जरूरी है कि वो कौन किस तरीके से वर्क करता है। जैसे अभी एक बच्ची ने आंसर किया था दीप्ति ने, तो वही है, वही ट्रेंड है कि OCH3 यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। वो डेफिनेटली वर्क करेगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह है ना, प्लस आई की तरह, बिल्कुल सी, रेजोनेंस नहीं है, मैं रेजोनेंस बोले ही नहीं है, प्लस आई की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बस। इसलिए वहां पे उसका जो रेट होगा वो कर जाएगा इंक्रीज। अब बच्चों मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड। ओके, तो अब इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग बच्चों बात कर चुके हैं कि जब अटैक हुआ है तो अटैक होने के बाद बना था CH3, यहाँ पे CH एंड आपका CH2, ठीक है। नीचे आपका है, कल बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दो, आज मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं मैं, कल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो सभी बच्चों को बिल्कुल फटाफट टाइम से ज्वाइन होना है।
ठीक है, क्योंकि कल सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि बेटा यहाँ पे आपका मर्क्यूरेशन हो चुका है, मतलब एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट में आपका ये जो सेक्शन था इलेक्ट्रोफाइल वाला सेक्शन, वो तो अटैक हो चुका है। तो मर्क्यूरेशन नाउ क्लियर। अब आता है डीमर्क्यूरेशन कैसे हो। तो डीमर्क्यूरेशन का स्टेप हमारा किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी स्टेप है कि यहाँ पे आप क्या कराओ, यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करा दो सीधा। नेक्स्ट स्टेप में आप करा दो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल लेके आओगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये बच्चों या तो अटैक यहाँ करना चाहेगा या फिर अटैक यहाँ करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ भी डेल पॉजिटिव यहाँ भी डेल पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन इज दिस, का आप अटैक कहाँ पे कराना चाहोगे। तो अटैक वहां पे कराना चाहोगे जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज मरकरी पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ से करोगे तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ अटैक कर रहे हो तो बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, तो वहां पे अटैक फास्ट होगा। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे अटैक स्लो होगा। तो यहाँ पे अटैक हम लोग नहीं कराने वाले हैं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराऊंगा बेटा मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ से मिलेगा आपको CH3, देन कार्बन, यहाँ पे CH, ऊपर आपका ऑक्सीजन लोन पेयर दिया है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाकी आपको यहाँ से मिलेगा CH2, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और मरकरी बेटा फिर से हो जाएगा न्यूट्रल, उसके पास था पॉजिटिव चार्ज। ये पूरी की पूरी स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए बताओ बच्चों। एल्कोहल सेक्शन दिख रहा है भाई, यहाँ से तो ये बाहर निकल जाएगा ना, एक H+ बाहर निकाल दो, तो यहाँ से H+ बाहर निकालोगे तो OH मिल गया, एल्कोहल मिल गया। अब HOC का क्या किया जाए, इसको भी तो बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूं भाई, HEOC को बाहर निकालना है ना, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट लेके आओ। अब जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लेके आओगे, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे पॉपुलर होता है सोडियम बोराहाइड्राइड NaBH4। NaBH4 बहुत ही अच्छा खासा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम लेके आते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्राइड की सप्लाई होने वाली है बेटा, यहां से ना H- निकलने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्राइड की शिफ्टिंग होने वाली है, NaBH4 ये बोरोन का ही हाइड्राइड है। तो यहां से क्या करेगा, ये H- को रिलीज करेगा। जब H- को, अब एक क्वेश्चन है कि H- कैसे रिलीज करे। बहुत सारे बच्चे हमारे सी बैच के इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैं हिंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सोडियम, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सोडियम प्लस बाहर होगा और बोरोन की बैलेंसी तो 3 ही होती है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिख रहा है BH4, तो इस पे क्या आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस माइनस यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड मिलेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो ये मिलेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाएगा, तो यहाँ से बना लेगा H-। इसलिए NaBH4 क्या करता है, H- को हाइड्राइड आयन को रिलीज करता है, तो हाइड्राइड आयन की सप्लाई होगी, और वही हाइड्राइड आयन बेटा क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा, इसको बाहर निकालेगा। जैसे इसको बाहर निकालेगा तो यहाँ से आंसर बन जाएगा CH3, नाउ C के ऊपर OH, यहाँ पे H, ये बन गया CH3। तो हमारा बच्चों आंसर क्या हो गया, समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन ये भी समझो कि जो मरकरी है वो क्या करेगा। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड, मरकरी और ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट इधर से इधर होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये बॉन्ड ऊपर से नीचे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो H- वहां पे अटैक करेगा। तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। ना क्वेश्चन इज दिस कि जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें था एंटी मार्कोनिक, तो यहाँ पे क्या है मार्कोनिक। तो OH कहाँ पे अटैक कर रहा है बच्चों, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है एल्कीन में। बात समझ में आ रही है, प्रोडक्ट आपका ये बन चुका है। तो ये आपका यहाँ पे मार्कोनिक रूल आपका एप्लीकेबल हो रहा है परफेक्टली, उसमें नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन चलो लेते हैं बेटा, सबसे पहले CH3, इसका आंसर करते हैं अपन। CH डबल बॉन्ड CH2, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे H+ के साथ लिया है मैंने वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द आंसर। सेकेंड मैंने लिया है B2H6 फॉलोइंग दी THF, क्यों यूज करते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। THF बच्चों क्या करता है, डाई बोरोन को बोरोन में बना के रखता है, ठीक है। और सेकेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ H2O2 फॉलोइंग दी OH-। नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो लिखा है बच्चों मैंने HgOAC, अब दोनों को मैं लिखूंगा एक साथ, और फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल। और सेकेंड स्टेप में बच्चों मिलेगा NaBH4 फॉलोइंग दी आपका यहाँ पे OH-। ST मीडियम में होता है, फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ से हमारा क्या क्या आंसर मिलेगा तीनों जगह से। तो बच्चों सबसे पहले देख लो, यहाँ पे पहली स्टेप से आंसर समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने बनाया होगा। कौन सा एडिशन होगा बच्चों बताओ, सिंपल आपको दे रखा है, मार्कोनिक का रूल होगा, इजी है, तो बना लो सीधा सीधा आप। CH3 NCH एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका CH3 हो गया हमारा आंसर। सेकंड में आंसर क्या बनेगा बेटा, एंटी मार्कोनिक होता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक होगा B2H6 BH3 के साथ, तो H को बाहर लगा टर्मिनल पोजीशन पे।
तो CH3CH यहाँ पे सिन एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिन एडिशन ही यहाँ पे होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, उसका आंसर क्या बनना चाहिए, यहाँ भी सिन एडिशन होगा बट OH बच्चों अटैक होगा आपके अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मार्कोनी रूल आपका फॉलो होगा। तो बन गया है CH3CH एंड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, हर जगह सिन एडिशन ही आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, देखो दिस इज दी CH3 एक्चुअली, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से मैंने पहली रिएक्शन ली है H प्लस के साथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ वही BH3 के साथ THF, और फॉलोइंग दी आपका वही H2O2 पॉपुलर, देन आपका OH माइनस आयन। नेक्स्ट बच्चों मैं वही फॉलो करूंगा यहाँ पे आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन के सारे रिएजेंट। बताओ यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, कि यहाँ भी आंसर सेम बनना चाहिए वाटर और OMDM का, बताओ सेम नहीं बनेगा। हाँ, फर्स्ट में रूल फॉलो होगा, फर्स्ट में रीअरेंजमेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि अगर पाई बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, मिथाइल शिफ्टिंग कर लेगा, CH3 बाहर की तरफ भाग जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, माइनस के साथ ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक यहाँ पे थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन अब इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल सही। तो पहले में आंसर सेम बना था ना, हाइड्रेशन वाला OMDM वाला, लेकिन यहाँ पे अलग बनेगा। तो ये बन गया CH3 कार्बन OH, ऊपर भी CH3 मिलेगा, यहाँ पे CH एंड CH3, और नीचे आपको CH3 ऑलरेडी दिख रहा है, वो बनी जाए। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में पता है एंटी मार्कोनिक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता है, खत्म कहानी। तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन, ऊपर CH3, नीचे भी CH3 मिलेगा, यहाँ पे CHH, और टर्मिनल पोजीशन पर लगा लो आप सीधा OH, सिन एडिशन, दिस इज सिन एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या आंसर मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, तो बच्चों यहाँ भी आप बना सकते हो सीधा आंसर। बट क्वेश्चन इज दिस, क्या दोनों का आंसर सेम बनेगा, फर्स्ट और थर्ड का क्या आंसर सेम बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पे OH लगा लो, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे लगा लो हाइड्रोजन, ये भी सिन एडिशन होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हो कि इस फर्स्ट का आंसर और इस थर्ड का आंसर दोनों जगह अलग अलग है। यही इजी ट्रिक है। आई होप पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे कवर हो चुका होगा। अब मैं बात करूंगा कुछ और रिएक्शंस की तरफ। ठीक है सर, वो हाँ, किसी को पूछना है बच्चा, थर्ड वाला जरा समझेंगे, थर्ड में वाला क्या हुआ था? थर्ड में क्या हुआ था, मतलब मैं समझा नहीं। थर्ड कंपाउंड में रिएक्शन कैसे हुई थी आप इसके साथ, सिन एडिशन? ठीक है, सिन एडिशन कैसे हुआ था, ओके। मैकेनिज्म पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, आपने पूछा था। यहाँ पे जो रिएक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी, एल्किन आपको ये दे रखा था, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने मैं क्या लेके आया था, मैं लेके आया था HgOAc ट्वाइस, परफेक्ट है। और इसके साथ मैंने क्या लिया था, बताओ, वाटर मॉलिक्यूल, ये तो हाइड्रोलिसिस हुआ था। पहले केस में क्या हुआ था, अब जरा थोड़ा रिकॉल करो चीजों को। पहले केस में देखो, ये तो न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा एल्कीन, और ये वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बिकॉज मरकरी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, HgOAc में OAc माइनस बाहर चला जाएगा, HgOAc बचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के नीचे यहाँ पे ये मरकरी के साथ आपका OAc पार्ट कनेक्ट होगा, ये पाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और नीचे भी आपका पॉजिटिव। तो ये मिलेगा आपको ट्रांजिशन स्टेट, याद है ना हेलोनियम आयन जैसा। तो पॉजिटिव ना तो इधर भागेगा ना पॉजिटिव इधर भागेगा, वो पॉजिटिव ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे बैक अटैक होने वाला है, समझो, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये बैक अटैक करने वाला है इधर से, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ से। अब क्वेश्चन है कि थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मिलेगा जरूर, लेकिन क्वेश्चन है कि मरकरी के पास अगर ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा नीचे मूव करे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, वो सेकंड डिग्री होगा। अगर ये वाला सिग्मा मूव करेगा तो ऊपर 1 डिग्री मिलेगा कार्बोकेटाइन। तो आप किसकी तरफ आपके वाटर मॉलिक्यूल अटैक करना चाहोगे, अटैक कराना चाहोगे, आपका यहाँ सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अटैक यहाँ पे हो जाए। OH अंदर मिल गया, रीअरेंजमेंट फिनिश हो गया, और इसके बाद आया था आपका क्या, NaBH4, याद होगा NaBH4, उसने क्या रिलीज किया था, H माइनस आयन ना। तो अब ये जो मरकरी है, मरकरी और नीचे OAc है, तो मरकरी और ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से बेटा यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मरकरी पे प्लस चार्ज आएगा, तो मरकरी यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर सिग्मा को बाहर चला जाएगा, और जैसे बाहर जाएगा तो यहाँ से H माइनस अटैक कर देगा इस पॉजिटिव के ऊपर। तो बन जाएगा सीधा आपका आंसर, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बन कार्बन CH3, और नीचे भी CH3, यहाँ पे CH के साथ। अब एक क्वेश्चन समझना जरा यहाँ पे,
कि जब ये OH, एक सेकेंड, यहाँ पे OH आया था, यहाँ पे CH2 आया था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि H अटैक किधर से करेगा, तो ये वाला तो सेक्शन बाहर ही चला जाएगा ना, तो H नीचे से अटैक थोड़ी नहीं कर सकता। ये जो H होगा इसका अटैक भी ना ऊपर से ही होगा, तो मैंने उसको नीचे बना दिया, वो एक अलग केस है। H और OH मैंने दोनों को नीचे की तरफ बना दिया, वो एक अलग केस है। आप ऊपर बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया था, तो आप OH को ऊपर बना लो। ऐसा मैं चलो साफ करके ऊपर ही बना देता हूँ, ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। तो ये करो, आप यहाँ पे OH को ऊपर चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे OH को ऊपर लगा लो, H को यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये बन गया आपका आंसर। समझ में आ गया? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा? यस सर, समझ आया। ओके, थैंक यू। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। जैसे कल मैं डिस्कस किया था, ये बच्चों याद होगा, सिस के साथ अगर सिन आता है, सिन एडिशन, तो आंसर क्या मिलेगा बताओ? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मीजो मिलेगा ना, कल मैंने पढ़ाया था। सिस के साथ अगर आपका होता है एंटी एडिशन, सिन का मतलब सेम साइड से, एंटी मतलब अपोजिट साइड से, तो क्या मिलेगा? रेशियो मिक्सचर मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि ट्रांस के साथ सिन एडिशन होगा, तो फिर बच्चों क्या मिलेगा? रेशियो मिक्सचर मिलेगा, है ना। और अगर आपके ट्रांस के साथ एंटी होगा तो व्हाट इज द आंसर? मीजो कंपाउंड मिलेगा। परफेक्ट, यस। ये आपको ध्यान रखना है, इसी के बेस पे पूरी की पूरी कहानी अब चलने वाली है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, तो पहले मैं बताऊं बेटा सिन रिएजेंट है कौन कौन से। तो सिन रिएजेंट की कहानी मैं पहले बताता हूं, मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा बाद में। तो बेटा याद रखना, सिन रिएजेंट होते हैं H2 के साथ निकिल लिखा हो, ये सिन एडिशन को शो करता है। कहीं क्वेश्चन बेटा लिखा हो कि MnO4 इसके साथ लिखा हो OH माइनस मीडियम, बताऊंगा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होता है आपका, निकिल के साथ हाइड्रेशन कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे आपका जो KMnO4 हाइड्रोजाइलेशन होता है, यहाँ पे वो OH OH ज्वाइन कैसे होते हैं, सिन साइड से, सेम साइड से, और MnO2 बाहर निकलता है, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये भी आपका सिन रिएजेंट है, ये भी आपका सिन रिएजेंट है। पहले मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करा देता हूँ, ये ध्यान रखो, मैकेनिज्म बता दूंगा बाद में। एक आता है बच्चों OSO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी आपका सिन रिएजेंट ही है। तो जो सिन वाले हैं वो 3 है, ये तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी और भी आएंगे, मैं बाद में बताता चलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इतने ही याद रखूं, बाकी जब आएंगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एंटी रिएजेंट। तो एंटी रिएजेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? जो अपोजिट साइड से अटैक करते हैं। तो बेटा एंटी रिएजेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला आता है H2 के साथ CCl4, ठीक है, एक तो ये हो गया है एंटी रिएजेंट में। नेक्स्ट मैं बोलूं बच्चों जो HOX भी मैं बोल सकता हूँ, हाइपोहेलस एसिड, ये भी एंटी शो करता है। नेक्स्ट मैं बोलूं तो ICl, ये भी एंटी करेगा। मैं बताऊंगा ये प्रोसेस कैसे होगा। मैं बोलूं बेटा ऑक्सीजन के साथ सिल्वर एंड फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम, ये भी आपको करेगा एंटी एडिशन। मैं बोलूं यहाँ पे Ag2O फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम, ही वही है, और सिल्वर कंबाइंड विद ऑक्सीजन तो Ag2O का फॉर्मेशन करता है, ये भी एंटी एडिशन करेगा। मैं बच्चों बोलूं पेरोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक वाले में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उन्हीं के मैं पर एसिड ले सकता हूँ, जैसे आपका C डबल बॉन्ड OOH एंड फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम। तो देखो यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है -1 ठीक है। जैसे बोलते हैं परोक्सी एसिटिक एसिड, उसी तरीके से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सेक्शन है, ये भी एंटी एडिशन को ही शो करेगा। तो ये आपके हो चुके हैं सिन, एंटी सिन रिएजेंट और एंटी रिएजेंट। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर कि जब बच्चों मीजो और रेशमिक मिक्सचर्स मिलते हैं, टाइम हो गया है क्या? ठीक है, टाइम हो गया है, मैं फिनिश करता हूँ बस यहीं पे। मीजो और रेशमिक मिक्सचर जब बच्चों मिलते हैं, रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या है? रेशमिक मिक्सचर का मतलब होता है D+L फॉर्म। अरे रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है बच्चों? D फॉर्म प्लस L फॉर्म का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो जब बच्चों रेशो मिक्सचर और जब मीजो कंपाउंड और रेशो मिक्सचर आपको मिलेंगी, तो उस केस में आपका रिएजेंट कैसा होना चाहिए? और जब आपको बाकी और भी कंपाउंड जब इर्थ्रियो थियोबियम मिलते हैं, तो वहां पे रिएजेंट कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में कहानी कल करूंगा मैं स्टार्ट। तो आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी देर का है, 10 सेकेंड का है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड CCl4, बताओ बच्चों क्या आंसर मिलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में? आपको पता है ये एल्कीन दे रखा है, ये एल्कीन 9 CH9 ट्रांस है, कोई इश्यू नहीं है, आप आंसर बना लो सीधा, एंटी एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक Br को नीचे लगा लो, एक Br को ऊपर लगा लो, देखो जी ना तो CH9 ट्रांस है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता, कुछ ऐसे बनाता, दिस इज सिस, और सिस के सामने अगर मैं लेके आता Cl2 के साथ CCl4, अब आप आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है? सिस, और Cl2 बच्चों कैसा करता है? एंटी एडिशन। तो मैंने बोला था सिस के साथ एंटी,
सर इसके साथ एंटी बच्चों क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। परफेक्ट। तो रेसमिक मिक्सचर में 50% डी 50% एल, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको बना लो। 50% डी और 50 एल का मतलब यहाँ पे CH3, ये वाला CH3, नीचे आपको ये CH3 मिलेगा, और अपोजिट साइड में लगाना है Cl यहाँ पे, एक बार Cl यहाँ, एक बार Cl यहाँ, बस ऊपर CH3 नीचे CH3। तो एक डी होगा एक एल होगा, हम निकालते हैं लैब के अंदर कौन सा डी कौन सा एल, तो इस तरीके से मिलेगा आपको रेसमिक मिक्सचर। कल पढ़ेंगे हम लोग बाकी और क्वेश्चंस के ऊपर, तो कल बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाना। ओके सर वीडियो सेंड। सर एक सेकेंड, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होगी, तो आप जरा मुझे होस्ट बनाओ एक बार, मैं जो स्टॉप करता हूँ।